पीरियड्स डिले वाली कि देर में पीरियड आना, जी, कई-कई महीनों में आना जी, या दवा खाकर ही आना, ये जी, आजकल काफ़ी समस्या देखी जा रही है जी, लड़कियों में। जी। तो ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ के नाम से भी हम लोग इसे कहेंगे कि हुँ, लाइफ़स्टाइल की भी प्रॉब्लम है ये। कहते हैं कल 5% आप वेट रिड्यूस जी, कर लें, तो आपका जो पीरियड है जो वो आप रिज़्यूम काफ़ी लोग कर लेते हैं इसमें। और शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो पीरियड्स शुरू में थोड़े इर्रेगुलर से होते हैं। तो लेट मैरेजेस एक कंसर्न है। जी, तो लेट मैरेज की वजह से थोड़ा प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लेडीज़ में नंबर 1 कैंसर हमारे हिंदुस्तान में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर है। जी, लेकिन जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर की अगर बात करें, औरतों के गुप्तांगों के कैंसर की अगर बात जी। करें तो नंबर 1 सर्वाइकल कैंसर। दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वास्थ्य पर संवाद कार्यक्रम के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप डॉक्टर गीता जैन हैं, दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या और डीन, और आप बहुत वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपने हल्द्वानी में भी बहुत सेवाएँ दी हैं और आपका पूरे प्रदेश में बहुत ही नाम है। मैडम, आपका पहले तो बहुत स्वागत है, आज हमारे साथ धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। मैडम, बातचीत की जो शुरुआत है हम बहुत इम्पोर्टेंट सवाल से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज जो गर्ल्स हैं, टीनेज टीनेज वाली गर्ल्स हैं, कम उम्र, चाहे 12 साल ले लो या 15 साल ले लो, या उससे भी अधिक आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनमें पीरियड डिले की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आजकल ये बहुत कॉमन भी हो गया है। आप जब किसी महिला रोग विशेषज्ञ से बात करता हूँ मैं, तो कई तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। इसके क्या कुछ कारण हैं? ये आपने सही कहा कि पीरियड्स डिले वाली कि देर में पीरियड आना, जी, कई-कई महीनों में आना जी, या दवा खाकर ही आना, ये जी, आजकल काफ़ी समस्या देखी जा रही है जी। लड़कियों में। तो इसमें एक सबसे बड़ा कारण एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को भी मैं कहूँगी, हुँ, क्योंकि आजकल आपने देखा हम सब काउच पोटैटोज़ बनते जा रहे हैं कि जी, बच्चों का जो खेलना होता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। हम सब के सब जो हैं मोबाइल से चिपके रहते हैं या हाँ, टीवी पे हम लोग देख रहे हैं। जी, तो वो एक क्योंकि खेलना बिल्कुल कम हो गया है तो क्या वो और खेल के बैठे-बैठे क्या करते हैं हम लोग चिप्स खा रहे हैं या कोल्ड हाँ। ड्रिंक पी रहे हैं। जी, जी, तो ओबेसिटी भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल, महीने बच्चों में जो है बिल्कुल। वज़न भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जी, तो ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ के नाम से भी हम लोग इसे कहेंगे कि हुँ, लाइफ़स्टाइल की भी प्रॉब्लम है ये। जी, तो अगर वेट अगर हम अपना सही अनुशासन में रखें, ठीक हम लोग अपना वज़न जी, रखें और खान-पान पे अगर हमें तवज्जो दें, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हम उससे निजात पा सकते हैं। जी। हम इसको एक पीसीओडी का नाम देते हैं। एक पीसीओडी होता है और एक पीसीओएस होता है। दोनों के कुछ डिफरेंसेस हैं। हालाँकि जब लोग इस तरह की बीमारियों की चपेट में आते हैं, कुछ सिम्पटम्स आते हैं, तो वो दोनों में डिफ़रेंस नहीं कर पाते हैं। दोनों के अलग-अलग मुझे लगता है कि कुछ कॉमन सिम्पटम्स भी होते होंगे। हाँ। हाँ, या कुछ दोनों में से कोई एक खतरनाक, जैसे पीसीओएस होता है, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि आक्रामक होता है बजाय पीसीओडी के। तो इसको आप जो है कैसे डिफ़ाइन करते हैं बतौर नहीं, वो विशेषज्ञ? जी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से है ये, तो जी, ये एक ही दोनों एक ही उसमें हम मानेंगे जी, पीसीओडी और पीसीओएस। तो पीसीओएस जो है एक तरह से एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। जी, तो पीसीओएस का क्या एक नुकसान है और ये हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है। जी। जैसे अगर छोटी लड़कियों में होएगा तो उसमें मेन प्रॉब्लम होगी कि पीरियड्स डिले हो रहे हैं। हाँ, शादी के बाद अगर पीसीओएस है तो वो होता है उस मेनली उनको उस टाइम प्रेगनेंसी चाहिए, प्रेगनेंसी हो नहीं पाती। जी, और अगर मेनोपॉज़ के बाद हम कहें तो कि पीसीओएस में क्या होता है कि एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें जी, फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेज़िया ये एंडोमेट्रियल कैंसर के रूप में वो प्रेज़ेंट कर सकता है। जी, तो हर एज ग्रुप को पीसीओएस अफ़ेक्ट करता है। तो जी। यंग जो एडोलेसेंट्स हैं, हुँ, मतलब 20 साल तक की लड़कियों की 13 से शुरू हो जाता है, तो 13 से 21 साल की लड़कियों को भी इफ़ेक्ट करता है। जी, और जो मैरिज वाला एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उसको भी जी, इफ़ेक्ट करता है, जिसमें मेन जो सिम्पटम से पेशेंट आता है वो इनफर्टिलिटी। जी, और उसके बाद जो होता है उसमें कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, तो जी, मेनोपॉज़ल वाले पेशेंट्स में। तो पीसीओएस जो है एक पूरा सिंड्रोम है और ये पूरे हर लाइफ़स्टाइल हर एज ग्रुप के लड़कियों को और महिलाओं को इफ़ेक्ट करता है। और बेसिकली पीसीओएस भी एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ ज़्यादा है जी, कि आपने देखा होगा ये लड़कियाँ ज़्यादातर काफ़ी ओबीज़ होती हैं, मतलब जी, इनका जी। वेट काफ़ी हाँ, ज़्यादा हो जाता है। जी। तो वेट की वज़ह से जो हार्मोन का सारा इम्बैलेंस हो जाता है, हुँ, तो पीरियड्स जो हैं वो देर-देर से आने लगते हैं। तो ये विशियस साइकिल है कि पीरियड्स आ नहीं रहा है और हुँ। उसके बाद फिर और वेट गेन और होता जा रहा है, पीरियड और देर से आ रहा जी, है। तो बिल्कुल। इस तरह से वेट बढ़ता जा रहा है, पीरियड आ नहीं रहा है, हुँ, दवाई लेते हैं तो पीरियड आता है वरना नहीं आता है। जी, तो ये एक विशियस साइकिल है, तो हम वही मैंने कहा लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। तो पीसीओएस का सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हम लोग बताते हैं, हुँ, वो हम बताते हैं कि वेट रिडक्शन, वो भी कहते हैं कि 5% आप वेट रिड्यूस जी, कर लें, तो आपका जो पीरियड है जो वो आप रिज़्यूम काफ़ी लोग कर लेते हैं इसमें। जी। मैडम, आप बहुत लंबे समय से सेवाएँ दे रहे हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में। आपके पास कई तरह के मामले आते होंगे। जब किसी लड़की को पहली बार पीरियड आता है, उसकी सही उम्र क्या है? और उसको शुरुआत में किस तरह की चीज़ें, अगर कुछ एब्नॉर्मैलिटी लगती है, तो क्या कुछ उसके सिम्पटम्स हैं कि उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
नॉर्मली पीरियड्स जो है 11 साल की उम्र से आजकल लड़कियों को शुरू हो जा रहे हैं, जी। तो 11 से हम लोग कहते हैं कि 14-15 तक ज़्यादातर लोगों को जी, स्टार्ट हो जाते जी, हैं हम लोग के पीरियड्स जो हैं लड़कियों हुँ, को। और शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो पीरियड्स शुरू में थोड़े इर्रेगुलर से होते हैं, जी, क्योंकि जो हम लोग उसको एचपीओ एक्सेस कहते हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस, ओके, जो आपकी ब्रेन से जो है ओवरी तक कनेक्टेड हाँ, होती है, ओके, तो वो एक्सेस थोड़े शुरू में इमेच्योर होती है। जी, तो शुरू में पीरियड्स थोड़े इर्रेगुलर आएंगे, कभी 1 महीने आ गया, 2 महीने नहीं आया, या हुँ, कभी कम आया, कभी ज़्यादा आया, लेकिन जी, धीरे-धीरे 2-3 साल में वो, क्योंकि एक्सेस जो मैच्योर हो जाती है, तो जी, पीरियड्स वो रेगुलर हो जाते हैं ज़्यादातर लोगों के। जी, ये ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कई सारी गर्ल्स का मुझे लगता है कि आज सवाल होगा, जब उनको इर्रेगुलर पीरियड की दिक्कतें आती हैं, तो अगर किसी की शादी हो गई है तो बहुत आम बात है कि चलो प्रेगनेंसी है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब अनमैरिड कोई गर्ल्स है, उसको पीरियड डिले हो रहा है उसका, अब उसको डॉक्टर को दिखाना है। अब उसके अंदर बहुत झिझक होती है कि डॉक्टर कई तरह के सवाल करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है, या आपकी शादी मतलब आपका कोई पार्टनर है, इस तरीके के कई तरह के सवाल होते हैं। तो इससे वो डरती हैं, फिर वो अब चैट जीपीटी खोलेंगी या खुद से दवाई लेंगी, तो इससे उनके हेल्थ पे बहुत गलत असर पड़ता है। तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे उन गर्ल्स के लिए कि अगर उन्हें दिक्कत होती है तो किस तरीके से वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या क्या उनके लिए एक बहुत सही प्रिकॉशन हो सकता है? देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जी, और आपको पता है कि आजकल लड़कियां, जितना हम समझते हैं लड़कियां उतनी शाय नहीं हैं। हाँ, तो बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास हर रोज़ लड़कियां आती हैं, हम लोग जी, उन लड़कियों को हर रोज़ ही हम लोग परामर्श देते हैं, जी, जी, और सही दवाइयाँ भी दी जाती जी, हैं। और आजकल जो है, जैसे पीरियड डिले होने का एक सबसे कॉमन कारण जो होता है, सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी रूल आउट करना होता है। जी, तो वो बहुत ज़रूरी है, और मैं ये इस आपके माध्यम से आज ये बताना भी चाहूँगी हुँ, कि अगर एक प्रेगनेंसी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी को शुरू में ही, तो हम दवाई से भी उसका हम बच्चे को गिराया जा जी, सकता जी, है। जी, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो फिर उसमें फिर औज़ारों हाँ, की ज़रूरत जी, पड़ सकती है। जी, जी, तो इसलिए अगर आपका पीरियड डिले हो रहा है, हुँ, तो क्योंकि और पीरियड डिले होने का मात्र एक ही कारण नहीं है, कि हुँ, हो सकता है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, क्या जी, पता वज़न आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, हाँ, क्या पता स्ट्रेस की वजह से नहीं आ रहा है, जी, क्या पता आपको पीसीओडी वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, और क्या पता प्रेगनेंसी हो जी, ना, क्या पता आपको थायराइड है। हुँ, तो वो इसलिए आप बिल्कुल झिझके ना, और अस्पताल में आएँ और गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लें, जी, और जिससे कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके और आपको सही इलाज मिले। तो खाली ऐसे ही केमिस्ट से दवाई ले लेना, या चैट जीपीटी का खोल के दवाई ले लेना, हाँ, तो वरना फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं होएगी। बिल्कुल, तो ऐसे में नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जी, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप अस्पताल में आके डॉक्टर से परामर्श लें। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्या जैसे किसी गर्ल्स के पीरियड डिले होते हैं और शादी के बाद प्रेगनेंसी को कंसीव करने में क्या उनको दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, ज़्यादातर लोगों को तो नहीं आती है, हुँ, क्योंकि ज़्यादातर कभी-कभी किसी के पीरियड्स इरेगुलर भी होते हैं, तो जी, हम लोग ऐसे मानते हैं, नॉर्मली हम लोग साइकिल, जैसे हम लोग मानते हैं कि अगर हम लोग 26 दिन की साइकिल माने, तो उसमें प्लस माइनस हम लोग 4 डेज़ करते हैं। तो बिल्कुल, साइकिल जो है कि कितने भी दिन की हम लोग मतलब हम लोग जैसे 21 से 35 दिन की हम लोग साइकिल मानते हैं। हुँ, तो जी, 21 से 35 दिन के बीच में जो भी टाइम कोई भी दिन है, वो सही है। किसी की 25 दिन की साइकिल है, जी, किसी की 34 दिन की साइकिल है। हुँ, तो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है, मेजॉरिटी लोग जो हैं लड़कियाँ कंसीव कर जाती हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं कि ऑलमोस्ट 80% लड़कियाँ जो हैं शादी के विदिन 1 ईयर कंसीव कर सकती हैं, और विदिन 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जी, ज़्यादातर कंसीव कर जाती हैं। जी। तो हम चर्चा के अगले दौर में बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल निकल के आता है। आपने देखा होगा हाई रिस्क प्रेगनेंसी आज बहुत सारी जो इस तरह के मामले हैं बहुत देखने को मिलते हैं। तो आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है? और उसके क्या कुछ संकेत हैं? हम कैसे समझें कि ये प्रेगनेंसी रिस्की है? देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ये हुई जिसमें नॉर्मल, जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। जी, बिल्कुल। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसेस है, और भगवान ने, कुदरत ने इसे बनाया है, हाँ, तो ये बीमारी तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम उसे कहते हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा लड़कियां पहले कह रही कि मैं पहले अपना कैरियर बना लूँ, फिर मैं नौकरी हाँ, कर लूँ, मेरा प्रमोशन है, फिर मैं बच्चा करूँ। तो लेट मैरिजेस एक कंसर्न है। जी। तो लेट मैरिज की वजह से थोड़ा प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। हुँ, तो एज ज़्यादा होना, वो उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर जी। लेंगे। कभी कभी ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट को, हुँ, और किसी और, एक हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एक तो हुँ, ऐसी लड़की हो सकती है कि जिसको पहले से ब्लड प्रेशर था, फिर जी, वो कंसीव करे, तो जी, ऑलरेडी हाइपरटेंसिव थी, प्रेगनेंसी होगी, तो उसको हम प्रेगनेंसी वाली, उस वाली ऐसी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कहेंगे। जी, किसी को शुरू से डायबिटीज़ थी और फिर अब प्रेगनेंसी होगी, उसको भी हम हाई रिस्क कहेंगे। या जी। थायराइड था, थायराइड प्रेगनेंसी इज अगेन इज अ हाई रिस्क डिजीज। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे भी होती हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती हैं, हुँ, जैसे कि प्रेगनेंसी हुई उसके बाद जो है चौथे महीने से जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता जी, है। या प्रेगनेंसी हुई उसके बाद अगर शुगर ठीक थी उसकी, हुँ, लेकिन जैसे वो 5वें 6ठे महीने में आई, शुगर टेस्ट करा, उसका शुगर गड़बड़ आ गया। जी,
तो ऐसे पेशेंट्स जहाँ थायराइड पहले नहीं था लेकिन हम्म। प्रेगनेंसी के टाइम उसको थायराइड डायग्नोस हो गया, जी या कोई ऐसी बीमारी जो प्रेगनेंसी के टाइम उसको पहले तो कभी चेकअप कराया ही नहीं, तो पता ही नहीं था कि मेरे को दिल में कोई छेद है। बिल्कुल और जब प्रेगनेंसी के दौरान जब उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, हमने उसका ECG वगैरह कराया, क्या उसको दिल की प्रॉब्लम हुई, दिल के डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा नहीं इसको तो हार्ट में छेद है। जी तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी बिल्कुल। हार्ट डिजीज़ के संग है, डायबिटीज़ के संग है, या ब्लड प्रेशर के संग है, थायराइड के संग है, या एस्थमा है, तो ये इसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। डॉक्टर मैडम, एक सवाल बहुत सामने आता है हमारे कि सर्विकल कैंसर आजकल कई तरह के जो कई मामले हैं इसके सामने आते हैं, तो क्योंकि इसके वैक्सीन भी अब आए हैं, अभी हाल ही में जो है पूरे नेशनल स्तर पे इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, तो आप सर्विकल कैंसर को किस तरीके से देखते हैं और आज क्या कुछ उसके जो रूट कॉज हैं उसको आप कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप रूट कॉज मानते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जी तो जो लेडीज़ में नंबर 1 कैंसर हमारे हिंदुस्तान में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर है। जी लेकिन जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर की अगर बात करें, औरतों के गुप्तांगों के कैंसर की अगर बात जी। करें, तो नंबर 1 सर्वाइकल कैंसर है। जी और आपको ये भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में हर 8 मिनट में एक औरत की डेथ हो रही है सर्वाइकल कैंसर से। जी तो इसलिए जो स्क्रीनिंग करानी, जो पैप स्मीयर और HPV का वायरस का टेस्ट कराना, वो बहुत ज़रूरी है। जी। और दोनों ही चीज़ें उपलब्ध हैं। जी तो हम लोग ये मानते हैं कि 21 से 30 साल तक पैप स्मीयर होना चाहिए हर 3 साल में, जी और 30 साल से 65 साल की उम्र तक हर 5 साल में अगर HPV और साथ में पैप स्मीयर, ये दोनों चीज़ें हमें करानी चाहिए 5 साल में। जी और जो आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जो एक लॉन्च हो गई है, तो मैं आपको बताऊंगी कि HPV जो सर्वाइकल कैंसर का एक सबसे बड़ा कॉज है वो HPV वायरस है। जी तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स वो HPV वायरस से होते हैं। जी तो अच्छी बात यह है कि HPV की वैक्सीन अब आ चुकी है, और सरकार ने इसे 9 से 14 साल की किशोरियों के लिए जो एक ही डोज सफिशिएंट है, तो वो डोज सरकार ने लॉन्च कर दी है। तो एक शॉट अगर आप लगा लें तो आप सर्वाइकल कैंसर से निजात पा सकते हैं। जी तो ये इसलिए एक बहुत अच्छी पहल सरकार की है। और लेकिन ये वैक्सीन वैसे जो एलिजिबल है 9 से 26 साल तक हम लगा सकते जी हैं। बिल्कुल और 26 से 45 साल की लेडीज़ को भी अगर नहीं मिली है तो वो भी लगवा सकती हैं इस वैक्सीन को। बिल्कुल। लेकिन 14 साल के बाद इसके 3 शॉट लगते हैं, जी और 14 साल तक के 9 से 14 में केवल एक ही वैक्सीन की डोज काफ़ी होगी। बिल्कुल। इसको पहचानें कैसे? क्योंकि कई डॉक्टर्स बताते हैं कि ये शुरुआती स्टेज में सामने नहीं आते हैं, इसके जो लक्षण हैं, जो सर्विकल कैंसर है। जब बहुत 2 या 3 स्टेज पे पहुंच जाता है, इसके बाद ही इसकी पहचान हो पाती है। तो इसको लेके जो है आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, ऐसा तो नहीं है, शुरुआत में भी हम इसे पहचान सकते हैं। मैंने जी कहा इसका सबसे जो सर्वाइकल कैंसर की सबसे अच्छी बात ये है कि सर्विक्स हमें एक्सेसिबल है, हमें दिखता है सर्विक्स जब हम एग्जामिन करते हैं। तो इसीलिए पैप स्मीयर और HPV की मैंने बात करी कि जिसकी स्क्रीनिंग हमें हर 3 साल में करानी है, 30 साल तक, जी 21 साल से। और ये इसमें ये नहीं कि शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, जी लेकिन इस 21 से 30 साल तक हर 3 साल में हमें सर्वाइकल जो पैप स्मीयर है वो कराना चाहिए। और क्योंकि हमें सर्विक्स बाहर से दिखता है, तो इनकी इसकी शुरुआत में भी, और फिर 30 से 65 तक मैंने कहा HPV वायरस और साथ में पैप स्मीयर कराना है, क्योंकि सर्विक्स हमें दिख रहा है। तो अगर हम 5 साल पे स्क्रीनिंग ये कराते रहेंगे तो हम शुरुआती स्टेज में से पकड़ सकते हैं। और इसलिए एक जो WHO की स्ट्रैटेजी है 90-70-90 स्ट्रैटेजी है जी कि 90% जो हमारी लड़कियां हैं वो वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, जी और 70% को हमें स्क्रीन करना है विद अ हाई रिस्क HPV वैक्सीन से, वो पैप स्मीयर से और HPV टेस्टिंग से। और हमें 90% जो प्री मैलिग्नेंट सर्वाइकल लेशंस हैं या कैंसर्स हैं उनको हमें मैनेज करना है, तो जिससे कि 2030 तक हम सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट कर पाएँ। जी। महिलाओं का एक सवाल है, पिछले दिनों कमेंट में भी आए कुछ सवाल, और कई लोगों ने अभी पूछा भी कि इस सवाल को ज़रूर पूछना कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी महिला को बच्चा हुआ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं, इसके बाद कई तरह का रूटीन बदलता है, कई तरह के जीवन में उसके बदलाव आते हैं एक बच्चा पैदा होने के बाद। ऐसे में जब उसको घर से या उसकी फैमिली का सपोर्ट कम मिलता है तो कई तरह की वो मानसिक परेशानियों से जूझती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को आप कैसे देखते हैं मैडम? देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर ज़्यादातर जो है अगर लेडीज़ आती हैं तो उसका हम लोग इलाज करते हैं और दवाई दी जाती है, और ज़्यादातर लोगों का ठीक हो जाता है। और ज़्यादातर इसमें जैसे अगर हस्बैंड और फैमिली, जैसे आपने पहले कहा कि सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगर थोड़ा भी सपोर्ट अगर मिले, क्योंकि जैसे सोचिए कि
उसकी अभी प्रेग्नेंट थी, तो उसकी एक अकेली बॉडी थी ना, वो जी। अपने केवल अपने को देखती थी। जी बिल्कुल। अब उसके बाद जब बच्चा आ गया है तो पता चला बच्चा दिन भर सो रहा है या रात भर रो रहा है, तो बिल्कुल। दिन में रात में उसे सोने नहीं देगा, दिन भर उसको वैसे ही काम है, तो जी दिन भर वो काम कर रही है और रात में बच्चे की वजह से नहीं सो पाती है, बिल्कुल। तो उसको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है। हाँ और बिल्कुल। कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, कुछ कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो एक काफ़ी कारण हो सकते हैं। और लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो दवाई अगर दें और हम अगर काउंसलिंग करें तो ज़्यादातर लोगों का ये ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल। एक सवाल आपकी प्रशासनिक जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ पूछूंगा। बताओ, आप जो है बतौर प्राचार्य आप मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रही हैं, और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में कई तरह की सुविधाएं हैं, अगर लिहाजा हम पिछले कुछ वर्षों में जब हम उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो कई तरह के डिफरेंसेस नज़र आते हैं। आज जब आप चीज़ों को देखती हैं, आपके पास बड़ी बड़ी दूर से, पहाड़ से भी, इवन यहाँ पे देहरादून में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, तो आने वाले समय में आप किस तरह की प्लानिंग कर रही हैं, ताकि चूँकि देखा जाता है कि जब सर्जरी सिजेरियन के लिए लोगों को वेट भी कभी कभी करना पड़ता है, तो वो उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए ऑपरेशंस की, ताकि लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। जी। हाँ, देखिए जब से मैंने 2024 अगस्त से मैंने कार्यभार संभाला है, जी। तो मेरे को ये बताते हुए खुशी होगी कि हमने इमरजेंसी ओटी जो है 2024 में हमने शुरू कर दी। आज की तारीख में हम इमरजेंसी ओटी 3 ओटीज़ हम लोग चला रहे हैं, और ये ऑप्स की ओटीज़ के अलग है। ऑप्स के हम हर रोज़ अगर माने तो इमरजेंसी में कम से कम हमारे हर रोज़ 10 से 15 सिज़ेरियन होते हैं। जी। और जो वैसे हमारी जो सर्जरी की संख्या है, तो 6-7 इमरजेंसी सर्जरीज हमारी हर रोज़ हो रही हैं उसके अलावा। बिल्कुल। तो एवरी डे हम लोग जो हैं कि 6 से 10 सर्जरीज हमारी इमरजेंसी में हर रोज़ होती हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि जब शुरुआत में अगर आप याद करें पिछले साल तक, तो जब रिसेप्शन पे आप जाते थे तो नीचे एकदम भीड़ मेला सा लगा होता था, और डर लगता था पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। अब हमने क्या किया कि हमने हर तल पे रजिस्ट्रेशन खोल दिया है, तो आप देखेंगे कहीं पे जब वेटिंग टाइम जो घंटों होता था, तो वो 5 से 10 मिनट रह गया है। और हर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे हमने जो जहाँ हमारा गायनी और हमारा स्किन और सर्जरी है, वहाँ पे हमने बिलिंग भी खोल दी है, तो इससे मरीजों को उसमें काफ़ी राहत है कि उनको वेट नहीं करना पड़ता। वेटिंग टाइम अब देखो नीचे आपको लगेगा ही नहीं कि ये सरकारी अस्पताल है, आपको लगेगा कि जैसे कि प्राइवेट में सुविधा हर फ्लोर पे होती है, वैसी सुविधा हो गई है। डायलिसिस की अगर आप बात करें तो डायलिसिस पहले हम 24-25 तक हम लोग केवल एक ही शिफ्ट में चलाते थे, लेकिन 25 के मध्य से हम लोगों ने डायलिसिस अब 2 शिफ्ट में चला रहे हैं। तो पहले केवल हर रोज की 10 डायलिसिस थी, अब आज की तारीख में हम लोग 20 डायलिसिस पर डे कर रहे हैं। और जिसमें काले पीले की डायलिसिस भी मैंने 2024 में ही आके शुरुआत कर दी थी। इस बार एक हम लोगों ने ये भी हम एक शुरुआत करी है कि इस साल हमारे MCH सुपर स्पेशलिटी में यूरोलॉजी में हमारी 2 सीट्स MCH की आ चुकी हैं, और कार्डियोलॉजी में भी आपने देखा होगा कि हमने 3 हमारे फैकल्टी ने ज्वाइन कर लिया है, तो कार्डियोलॉजी की OPD भी हमारी OPD और OT लगभग हम हर रोज़ करने की स्थिति में आ गए हैं, और हम लोग धीरे धीरे और उसको बढ़ाएंगे, हर रोज़ ही करने लगेंगे। और प्लास्टिक सर्जरी में भी हमारे प्रोफेसर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, तो प्लास्टिक सर्जरी में भी हमने जो है अप्लाई कर दिया है कि हमें MCH की सीट मिल जाएंगी। एक अच्छी बात यह है कि रेडियोलॉजी में हमारे यहाँ प्रोफेसर आ गए हैं, तो उसके लिए भी हम MD रेडियोलॉजी के लिए सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये आपने देखा होगा कि दून में अब सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक अल्ट्रासाउंड होता है, वो भी सरकारी रेट पे हो रहा है, जिसमें लेवल 2 और कलर डॉपलर भी शामिल है। तो ये सरकारी रेट पे आपको, जो प्राइवेट में अगर आपको कलर डॉपलर कराएंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं, और वो हम सरकारी रेट पे 1700 रुपये में हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहा है वो। और ऐसे ही 3D लेवल 2 अल्ट्रासाउंड वो भी हमारा सरकारी रेट पे हो रहा है, और ये सुविधा 9 बजे से रात के 10 बजे तक आपको उपलब्ध है सरकारी रेट पे। तो ये मैं समझती हूँ ये कुछ पहल जो मैंने यहाँ आके करी हैं। और दूसरी बात, जो हमारा आपने देखा होगा कि जो हेल्प डेस्क हमारा बनाया गया है, तो आपने देखा होगा OPD में भी हेल्प डेस्क है, और इमरजेंसी में तो शुरू से हेल्प डेस्क चल ही रहा है। ICU के बेड्स जो हैं, मैंने आके लगभग 70 ICU बेड्स और हमने खोले हैं। 3rd फ्लोर पे अगर आप जाओगे तो वो तो आपको लगेगा कि एकदम जैसे प्राइवेट की ICU जैसे की हैं, तो 30 बेड्स हमारे 3rd फ्लोर पर ही 30 बेड्स अवेलेबल हैं। जी। थैंक यू मैडम, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आपके जो सवाल थे, आपके जो कई सारी क्वेरीज थी आपके स्वास्थ्य को लेकर के, उन सभी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।